हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बुक में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। ये बच्चों वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है एनिमेशन के साथ। जितना हो सके सारे टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो पहले बात करेंगे बच्चों, आखिर मानव बस्तियों का अर्थ क्या होता है। यानी इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का वह संकुलन का मतलब क्या होता है, समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है, मानव बस्तियां कहलाता है या मानव बस्ती कहलाती है। इसके साथ साथ मानव बस्ती बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण बस्तियां और एक होती है नगरीय बस्तियां। चलिए देखते हैं उन दोनों में अंतर। पहला बात करते हैं ग्रामीण बस्तियां। अब ग्रामीण बस्तियों का अर्थ क्या होता है, यहाँ के लोग क्या होते हैं, अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों पर बच्चों निर्भर रहते हैं। जैसे वो लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रियाकलापों करके क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाहन करते हैं ग्रामीण बस्तियों के लोग। इसके साथ साथ ग्रामीण बस्तियों में जो भी उत्पादित जो सब्जी होती है, फल होता है और अनाज होता है, इन सभी उत्पाद क्या करते हैं, नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ग्रामीण लोग क्या होते हैं बच्चों, एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान को जाकर बसने में कम सोचते हैं। मतलब उस स्थान को जहाँ वो रह रहे हैं, उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर ज्यादा जाकर रहना कम पसंद करते हैं। अतः उनमें क्या होता है बच्चों, सामाजिक संबंध प्रगाढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत हुआ करते हैं ग्रामीण बस्तियों में, ठीक है ना। तो ये होती है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। अब आता है नगरीय बस्तियों के बारे में। तो बच्चों नगरीय बस्तियों में क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। इसके कहने का अर्थ क्या होता है कि वहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं और परिवहन व्यवस्थाएं सुविकसित हो जाती हैं। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। अर्थात क्या होता है बच्चों कि ग्रामीण जो नगरीय बस्तियों में जो विनिर्मित उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बात की जाए, गन्ना है। अब गन्ना शहरों में जाकर क्या करेगा, गन्ने से क्या बनेगा, चीनी बनेगा। तो चीनी क्या करेगा, ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो ये नगरीय बस्तियों में होता है। और इसके साथ साथ नगरीय बस्तियों में परिवहन एवं संचार के माध्यम के जरिए क्या होता है, यहाँ कार्य संपन्न किया जाता है। इसके साथ साथ शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है। अर्थात लोग एक जगह से दूसरे जगह में जाकर बसने को ज्यादा सोचते हैं नगरों में, ठीक है। और उनमें सामाजिक जो संबंध होते हैं ना बच्चों, वो औपचारिक अधिक होती है। मतलब इतने सामाजिक संबंध सुविकसित नहीं हो पाते जिस प्रकार से नगरीय बस्तियों में सामाजिक संबंध सुविकसित हो जाते हैं, वैसे सामाजिक संबंध नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नहीं हो पाते। अब बात करते हैं बच्चों ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो अगर बात की जाए वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है या रखा गया है। इसमें जैसे गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और एकांकीय बस्तियां। इस प्रकार से ये 4 बस्तियां होती हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। चलिए बच्चों इनके बारे में जानते हैं कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला होता है बच्चों गुच्छित बस्तियां। अब गुच्छित बस्तियों में होता क्या है, इन बस्तियों में जो घर होता है वो समूह बहुत पास होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि गुच्छित बस्तियों में जो घर होते हैं बहुत पास होते हैं। इसके साथ साथ गुच्छित बस्तियों में जैसे आवास का स्थान, खेत खलिहान, चारागाह, ये सभी क्या होता है बच्चों, घरों से क्या होता है, दूर होता है। यानी एक घर होता है और घर से दूर क्या होता है बच्चों, चारागाह हो गया, खेत हो गए, ये स्पष्ट रूप से घर से दूर होते हैं। ये बस्तियां मुख्यतः आयताकार, अरीय, रेखिक, इन प्रतिरूपों में इस प्रकार की बस्तियां बच्चों पाई जाती है। कौन सी, गुच्छित बस्तियां। और आपको पता ही होगा कि गुच्छित बस्तियां उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती हैं जहां उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ सुरक्षा कारणों से भी क्या होता है, गुच्छित बस्तियों में घर पास होते हैं। और इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं बुंदेलखंड, नागालैंड और जल के अभाव के कारण राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में क्या होता है, हर जगह तो जल मिलता नहीं है। तो जिस स्थान पर जल मिलता है तो लोग वहीं आकर क्या होते हैं, सघनता से वहां बस जाते हैं। और इस प्रकार से बच्चों गुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है।
दूसरा आता है आपका अर्धगुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित बस्ती में क्या होता है बच्चों, यानी इसमें क्या होता है, किसी बड़े गांव में समाज का जो कोई मुख्य वर्ग होता है वो किन्हीं कारणों से क्या होता है, मतलब जैसे अगर बात की जाए तो किसी कारणों से गांव से क्या होता है, दूर रहने लग जाता है। और इस तरह धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां जो होती हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें अर्धगुच्छित, याद रखिए, अर्धगुच्छित बस्तियों में जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं सामाजिक कारण से। तीसरा हमारा आता है पल्ली बस्तियां। ये वह बस्तियां होती हैं जो किसी बड़े गांव से अलग करके छोटे छोटे समूहों में बस जाती हैं, लेकिन वह उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होती है, मतलब उस बड़े गांव का हिस्सा ही रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश ये दूर हो जाएंगे और उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे बच्चों इसे पल्ली कहा जाता है, नगला कहा जाता है, ढाणी कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है। इस प्रकार के नामों से जाना जाता है पल्ली बस्तियों को। ये बस्तियां छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में इस प्रकार की बस्तियां जो होती है ना बच्चों, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और हमारा चौथा आता है बच्चों एकांकीय बस्तियां। अब एकांकीय बस्तियों में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की बस्तियों में मकान काफी दूर दूर बने होते हैं और इन्हें एकांकीय बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, एकांकीय बस्तियों में कि जो घर होते हैं वो काफी दूर दूर पाया जाता है भौतिक कारणों के कारण, ठीक है ना। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में पाई जाती हैं। सपोज करो कोई पहाड़ आ गया, एक बस्ती दूसरे पहाड़ पे रहेगा और दूसरा क्या होता है अन्य पहाड़ों पे इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। ज्यादातर इस प्रकार की बस्ती आपको जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को आराम से मिल जाएंगी। भारत में ये मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है, उत्तरांचल में पाई जाती है और हिमालय के कुछ प्रदेशों में इस प्रकार की बस्तियां बच्चों पाई जाती हैं, जिसे हम एकांकीय बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं बच्चों नगरों का वर्गीकरण समय के आधार पर, या हम कह सकते हैं विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो बच्चों पहला आता है प्राचीन नगर। अगर बात की जाए भारत में कई ऐसी जगहें भी हैं जिनका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है, और जिन नगरों का या जिन शहरों का इतिहास 2000 से अधिक पुराना होता है उन्हें हम प्राचीन नगर कहते हैं, ठीक है। ऐसे नगरों को प्राचीन नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। इसके साथ साथ मदुरई जो केरल में आपने सुना होगा मदुरई, ठीक है। इस प्रकार के ये जो नगर है उन्हें हम प्राचीन नगर कहते हैं। और इसके साथ साथ प्राचीन नगरों का जो विकास है वो धार्मिक केंद्रों के रूप में हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे आपने प्रयागराज में इलाहाबाद सुना ही होगा। दूसरा बच्चों आता है मध्यकालीन नगर। अगर बात की जाए मध्यकालीन नगर कौन से होते हैं बच्चों, जो लगभग 200 से 250 साल पुराना इतिहास होता है ना, उन्हें हम मध्यकालीन नगर कहते हैं। और वर्तमान में लगभग 100 से अधिक नगरों को इतिहास जो है वो मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल ज्यादातर जो नगर होते हैं बच्चों वो रजवाड़ों और राज्य के मुख्यालय के रूप में विकसित हुए हैं, ठीक है। इस वर्ग में शामिल मुख्य नगर कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, हैदराबाद है और नागपुर। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, मध्यकालीन नगर हैं, ठीक है, जिन्हें रजवाड़ों की किलेबंद राजधानी के रूप में बनाया गया था। तीसरा आता है बच्चों आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगर किसे कहते हैं, जैसे पश्चिम से भारत में आए अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों ने जो भारत में अनेक नगरों का विकास किया था उसे हम आधुनिक नगर कहते हैं। यानी पश्चिमी यूरोप या अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाए गए नगरों को आधुनिक नगर के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा कई स्थानों पर बंदरगाहों का स्थापना भी की गई थी। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ बच्चों जहाजों का आवागमन होता है, जैसे सूरत बंदरगाह, दमन, गोवा, पांडुचेरी, ठीक है ना बच्चों। इन नगरों का उदय हुआ था आधुनिक नगर में। इसके बाद अंग्रेजों ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे नगरों का क्या किया था, बड़े स्तर पर विकास किया था और ये नगर आज आधुनिक नगरों के नाम से जाने जाते हैं। एक अन्य होता है बच्चों जिसे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। अब बात करते हैं बच्चों कार्यों की प्रमुखता के आधार पर नगर भारतीय नगरों का वर्गीकरण या कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जैसे पहला आता है बच्चों प्रशासनिक शहर। अब प्रशासनिक शहर का अर्थ होता है
वह शहर या नगर जहां उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, मतलब जहां उच्च स्तर के प्रशासनिक गतिविधियां की जाती हैं, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। आप सभी को पता है भारत का अधिकांश शासन व्यवस्था यहीं से चलाया जाता है। दूसरा आता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर वह नगर होते हैं बच्चों जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता ज्यादा होती है, ठीक है, जहां उद्योग ज्यादा होते हैं, जैसे मुंबई, सेलम और जमशेदपुर। जमशेदपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जमशेदपुर बेसिकली टाटा के लिए, जो टाटा लोह इस्पात संयंत्र है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ आता है परिवहन नगर। कुछ नगर पत्तन के रूप में भी आयात निर्यात में संलग्न होते हैं, ठीक है ना, यानी पत्तन बंदरगाहों के रूप में कुछ नगरों का विकास होता है जिन्हें हम परिवहन नगर कहते हैं, जैसे कि कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम। ये सभी के सभी परिवहन नगरों के नाम से जाने जाते हैं। अब बच्चों आता है खनन नगर। यानी खनन नगर कौन से होते हैं? यानी वह नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं उन्हें हम खनन नगर कहते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया और डिगबोई। ये सभी जो होते हैं बच्चों एक खनन नगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैरिसन नगर। गैरिसन नगर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिन नगरों में सेना की छावनियां होती हैं या जो सैनिक अड्डा जहां होता है ना बच्चों, उन्हें हम गैरिसन नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए अंबाला, जालंधर, बबीना, उधमपुर, इस प्रकार के जो नगर हैं वो गैरिसन नगर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों। एक अन्य नगर होता है जिसे हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगर भी कहते हैं, और ये नगर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात होते हैं, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अजमेर। ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नगरीय संकुलन। आखिर नगरीय संकुलन का अर्थ होता क्या है? तो बेसिकली इसमें होता क्या है बच्चों, सामान्यतः देखा गया है एक नगरीय क्षेत्र के यानी एक नगर के चारों ओर जब नगरों की श्रृंखला विकसित हो जाती है तो उसे हम नगरीय संकुलन कहते हैं, ठीक है बच्चों। या हम कह सकते हैं कभी कभी दो या दो से अधिक नगर जब आपस में आकर मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बन जाता है। इसे ऐसे क्षेत्र को हम नगरीय संकुलन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक नगर है और उसके आसपास जब नगरों की श्रृंखला विकसित हो जाती है तो इसी प्रकार के नगरों को हम क्या कहते हैं बच्चों? नगरीय संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे बच्चों कोई नगर नगरीय संकुलन कब बनता है, यानी अगर बात की जाए नगरीय संकुलन के लिए क्या मापदंड होते हैं, तो इसमें पहला क्या होता है बच्चा? कोई नगर नगरीय संकुलन जब बनता है इसमें से किसी एक का समावेश होता है, यानी नगर या उससे संलग्न क्या हो जाता है बच्चों? विस्तार होने लग जाता है। या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक नगरों का आपस में मिलना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक नगर आपस में मिल जाते हैं तब नगरीय संकुलन का निर्माण होता है। और एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार कैसे होगा बच्चों? जब वहाँ रेलवे कॉलोनी होगी, विश्वविद्यालय परिसर होगा या पत्तन होगा या जो सैनिक छावनियां हैं उनको मिलाकर नगरीय संकुलन बन जाता है। तो ये होता है बच्चों नगरों का विभाजन। प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।